Assalamu alaikum dear students, this is Ms. Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmad Khan campuses and Gulistan and Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you the remaining topics of chapter number 3 of your new book, that is 2, 3, 4 and 5 kingdom classification, structure of virus, binomial nomenclature and conservation of diversity. 2 kingdom classification. Previously, the organisms were classified into 2 groups. All the organisms possess cell wall were placed in plant kingdom and all the organisms do not possess cell wall were placed in animal kingdom. पहले ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया था. वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल थी उनको प्लांट किंगडम में रखा गया और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमल किंगडम में रखा गया. लिविंग बींग्स डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. प्लांट किंगडम में आपके पास प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल में एनिमल्स आ रहे हैं. प्लांट्स से बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. और एनिमल्स में सारे इनवर्टिब्रेट जिसमें प्रोटोजोआ और वर्टिब्रेट इंक्लूड है. ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स आ गया प्रोटोजोआ और वर्टिब्रेट सारे. अब यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है लाइक लोकोमोशन, प्लांट में एब्सेंट है, एनिमल में प्रेजेंट है. रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्लांट्स में स्लो है, एनिमल में फास्ट है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स डू नॉट ईट, एनिमल्स ईट. कंडक्टाइल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, एब्सेंट इन प्लांट, प्रेजेंट इन एनिमल. सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट एंड एब्सेंट इन एनिमल. दीज ये जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी इस पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई गई. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन. Ernest Haeckel in 1866 introduced a new kingdom named as Protista to accommodate the organism exhibiting character either common to both plants or animal or unique to their own, such as Euglena bacteria were also placed under this kingdom. 1866 में Ernest Haeckel ने इंट्रोड्यूस करवाया एक न्यू किंगडम जिसका नाम था प्रोटिस्टा. इसलिए उन ऑर्गेनिज्म को अकोमोडेट करने के लिए जिनके पास या तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थे प्लांट और एनिमल दोनों के, या कोई यूनिक थे जैसे कि यूग्लिना और बैक्टीरिया हो गए. 1937 में एडवर्ड चैटन क्लेरिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब द सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. In 1930s, electron microscopy revealed 2 distinct patterns among single-celled organisms. Kingdom Protista, lower protist prokaryotic unicellular bacteria and cyanobacteria. Higher protist eukaryotic unicellular or multicellular organisms such as fungi, green except blue green algae. इस तरह से किंगडम बना था प्रोटिस्टा. 4 kingdom classification. After the clear concept of for kingdom Protista, Copeland 1959 came forward with a 4 kingdom system to classify the living beings. He designed a new kingdom named as Monera to place all the lower protists, which includes prokaryotic unicellular organism and remaining single-celled eukaryotic organism, which included in Protista. were included in Protista. जब प्रोटिस्टा का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया उसके बाद कॉपलैंड आए 1959 में. एक और उन्होंने 4th किंगडम बताया फॉर टू क्लासीफाई लिविंग बीइंग जिसका नाम था किंगडम मोनेरा. उसके अंदर उन्होंने सारे लोअर प्रोटिस्ट रखे जिसमें सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और जो रिमेनिंग थे सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उनको उन्होंने वो ऑलरेडी प्रोटिस्टा में इंक्लूड थे. 4 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, मैटाफाइटा, मैटाजोआ. मोनेरा में लोअर प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्टा में हायर प्रोटिस्ट है, मैटाफाइटा में प्लांट्स है, मैटाजोआ में एनिमल्स है. लोअर प्रोटिस्ट में हमारे पास बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी है. हायर प्रोटिस्ट में एल्जी और फंजाई, प्लांट्स एंड ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. एनिमल में इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. 5 kingdom classification. Robert Whittaker in 1969 classified the organism into 5 kingdoms which clearly categorized fungi into a separate kingdom. This system of classification was based on cellular structure and body organization, unicellular prokaryote, unicellular and multicellular eukaryotes. Mode of nutrition, autotrophs, ingestive heterotrophs and absorptive heterotrophs. रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया जिसमें उन्होंने फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दे दिया. ये जो क्लासिफिकेशन थी ये बेस करी थी सेल्यूलर और स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे. यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट, इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स लाइक इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, प्लांट, एनिमल और फंजाई के. These are the living beings.
किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। दीज आर द 5 किंगडम्स ऑफ रॉबर्ट विटेकर। मोनेरा में जो है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। किंगडम प्रोटिस्टा में माइक्रो एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, इंजेक्शन, ठीक है। इसके अलावा जो है किंगडम फंजाई में जो है वो एब्जॉर्प्शन आ रही है, माइक्रोफंजाई, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड। प्लांटी में फोटोसिंथेसिस आ रही है जिसमें मैक्रो एल्गी, बायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एनिमिलिया में इंजेक्शन आ रही है, इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। दीज आर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा में से बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे। दीज आर द पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में इट इज द प्लेस फॉर ऑल द यूकैरियोटिक unicellular organisms except yeast, which some of them have the features of both plant and animal life. Most protists are aquatic. It includes protozoa and unicellular algae. प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे ईस्ट के अलावा, क्योंकि ईस्ट के कुछ फीचर्स ऐसे थे जो दोनों की तरह थे, एनिमल और प्लांट की तरह। ज़्यादातर प्रोटिस्ट एक्वेटिक होते हैं, इसमें प्रोटोजोआ और यूनिसेल्युलर एल्गी जो है वो शामिल है। किंगडम फंजाई, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक फंजाई। दे आर echlorophilous, absorptive, heterotrophs. They have cell wall made up of mainly chitin. They have a body called mycelium which is made up of thread-like structure called hyphae. मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट फंजाई के अंदर सारे मौजूद हैं। एक क्लोरोफिलस है, एब्जॉर्प्टिव, हेटेरोट्रॉफ्स है। इनके पास सेल वॉल होती है जो कि चिटिन की बनी हुई है। इनकी बॉडी है जिसको माइसीलियम कहा जाता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी से बनी हुई है। किंगडम प्लांटी, इट इंक्लूड्स ऑल द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक photosynthetic organisms. They have cell wall mainly made up of cellulose. It includes multicellular algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. प्लांटी में सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई है। इसमें मल्टी सेल्यूलर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारी चीजें आ गई। एनिमेलिया, all animals are multicellular and eukaryotic which are ingestive heterotrophs without cell wall. It includes all vertebrate and invertebrate except protozoa. किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक हैं जो कि इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं विदाउट सेल वॉल, इनकी सेल वॉल नहीं है इनके पास। इनमें सारे वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स मौजूद हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। ये आप देख सकते हैं 5 किंगडम का कंपैरिजन हुआ हुआ है कैरेक्टर्स का। लाइक मोनेरा में जो सेल टाइप है, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट, फंजाई में यूकैरियोट, प्लांटी में यूकैरियोट और एनिमेलिया में भी यूकैरियोट। सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड और सेल्यूलोज की है मोनेरा में। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट है, फंजाई में विदाउट सेल्यूलोज प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है और एनिमेलिया में एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है, फंजाई में प्रेजेंट है, प्लांटी में प्रेजेंट है, एनिमेलिया में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेल्यूलर विदाउट बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, प्रोटिस्टा में सेल्यूलर है, फंजाई में मल्टी सेल्यूलर या लूज टिश्यू कह सकते हैं, प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन, एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक है ये, यानी कीमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट। प्रोटिस्टा आर ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक भी ये हेटेरोट्रॉफिक है फंजाई, इसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक है। प्लांटी ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है। एनिमेलिया आर हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, ये इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये आपको एक चार्ट में सारे के कैरेक्टर्स कंपाइल करके दिखाए हुए, कंपेयर करके दिखाए। Structure of virus. Virus is non-cellular obligate endoparasite, lives inside host cell. It does not have cellular organization but do have nuclear material, either DNA or RNA. It has protein coat called capsid that encloses the nucleic acid. It reproduces only inside the host cell. Due to its non-cellular nature, it cannot be placed in any of the 5 kingdoms. It causes number of diseases in plants like tobacco mosaic disease, etc. in animals like cold flu, dengue, polio, hepatitis, AIDS, etc. वायरस जो है वो नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट है, मतलब ये होस्ट सेल के अंदर रहते हैं। इनकी कोई सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद है या इधर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इनहारेंट। इनके पास एक प्रोटीन कोड है जिसको कैप्सिड कहते हैं, जिसने न्यूक्लिक एसिड को इनक्लोज किया हुआ है। ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो नॉन सेल्यूलर नेचर है, इसी की वजह से इनको 5 किंगडम में से किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिल पाई है।
इसके अलावा ये डिजीज़ प्लांट में भी कॉज करते हैं, एनिमल में भी। प्लांट में बात की जाए तो टोबैको में से एक डिजीज़ है, एनिमल में कोल्ड फ्लू, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स एटसेट्रा। Binomial nomenclature. Carolus Linnaeus, Swedish naturalist and explorer, who was the first to frame principles for defining natural genera and species of organism and to create a uniform system for naming them. The advantages of scientific over common names are that they are accepted by speakers of all languages, that each name applies only to one species, and that species has only one name. As common names cause many problems to identify the organism, as different regions have different languages for the same thing. For example, common name of onion is in Urdu is pyaz, but in other region is also known as genda or basil, etc. But in scientific language, it is known as Allium cepa. कैरलस लिनियस जो कि एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट भी हैं और एक्सप्लोरर भी हैं, ये पहले थे जिन्होंने प्रिंसिपल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे फॉर डिफाइनिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल जेनरा या स्पीशीज़, ताकि उसके लिए एक सिस्टम बना सकें उनको नेम देने के लिए। एडवांटेज क्या है साइंटिफिक नेम का ओवर कॉमन नेम के? दैट साइंटिफिक नेम इज एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, यानी हर जो एक नेम स्पीशीज़ पे अप्लाई हो रहा है और उस स्पीशीज़ का सिर्फ एक ही नाम है। कॉमन नेम से बहुत प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में डिफरेंट रीजन के अंदर, और जैसे कि डिफरेंट रीजन की जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लाइक अगर हम प्याज की एग्जांपल लें, अनियन की एग्जांपल लें, तो कॉमन को उर्दू में अनियन को प्याज कहते हैं, लेकिन कुछ रीजन में इनको गेंदा और बेसल भी कहा जाता है। बट फॉर ऑल रीजन इसकी साइंटिफिक नेम जो है वो इसका एलियम सेपा ये हर रीजन में एक्सेप्ट किया जाएगा। This avoids the confusion that often arises from the use of a common name to designate different things in different places or from the existence of several common names for a single species. इससे क्या है, कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो रही है कि हम जो है वो एक कॉमन यूज़ करें। इससे बेहतर है कि एक स्पेसिफिक नेम हो किसी चीज़ का, किसी भी स्पीशीज़ का, और उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी है। लाइक आपको यहाँ पे प्लांट्स में अनियन का एलियम सेपा, मैंगो प्लांट का मैंगीफेरा इंडिका, नीम प्लांट का एज़ेडिरेक्टा इंडिका, और एनिमल में फ्रॉग का राना टिकीना, कैट फिलिस कैटिस, हाउस फ्लाई, म्यूस्का डोमेस्टिका। These are the some biological name of plants and animals. Through a system of nomenclature in which each species of animal, plants or other receives a name of two terms, of which the first identify the genus to which it belongs and the second the species itself or its specific name. Nomenclature के थ्रू जो नाम दिया जा रहा है किसी भी स्पीशीज़ का, वो आ रहे हैं दो टर्म से। पहला वाला जो है वो उसके जीनस को आइडेंटिफाई करेगा और सेकंड वाला स्पीशीज़ को, और इस तरह से उस स्पीशीज़ का एक स्पेसिफिक नेम बन जाता है। Principles of binomial nomenclature. Some of the rules which are universally adopted for writing scientific name of a species are: scientific name of any organism should be italicized when printed, such as Homo sapiens, and when handwritten these are underlined. कुछ rules हैं साइंटिफिक नेम लिखने के स्पीशीज़ के। लाइक किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रिंटेड फॉर्म में साइंटिफिक नेम लिखा जा रहा है तो वो इटैलिक फॉर्म में होगा, और हैंड रिटन में वो दैट मस्ट बी अंडरलाइन। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द नेम इज जेनरिक, ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, वाइल सेकेंड टर्म इज स्पीशीज विच इज़ नेवर कैपिटलाइज। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है जिसका फर्स्ट जिस लेटर जो फर्स्ट जेनरिक नेम से जो वो स्टार्ट हो रहा है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, जो कि सेकंड जो स्पीशी का नेम है वो कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं होगा। When the scientific name is written first time it is written full, but when it is repeated several times it is abbreviated. For example, the scientific name of the red rose is Rosa indica. It is abbreviated as R indica. अगर आप किसी भी स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम में उसको फुल लिखेंगे, लेकिन जब आप उसको बार बार सेवरल टाइम रिपीट कर रहे हैं तो वो एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा जाएगा। लाइक रेड रोज़ का जो साइंटिफिक नेम है वो रोसा इंडिका है, बट उसकी एब्रीविएशन आर इंडिका है। Sometimes the author name appear after species name, which means the species was described by him. कुछ समटाइम्स क्या होता है कि स्पीशीज़ के नेम के बाद ऑथर का नेम भी लिखा जा रहा होता है, जो कि डिस्क्राइब करता है कि ये स्पीशीज़ जो है वो उसने डिस्क्राइब की है। फॉर एग्जांपल, मैंगो प्लांट मैग्नीफेरा इंडिका एल, इट मीन्स मैग्नीफेरा इंडिका वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस। ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
Pakistan is one of few countries in the world to have every kind of geological structure. The geography of Pakistan is a blend of landscape. You'll find plains, deserts, forests, hills, and plateaus. There are coastal areas along the Arabian Sea and mountains of the Karakoram range in the north part of Pakistan. पाकिस्तान उन कंट्रीज में से आता है वर्ल्ड की जिसके पास हर तरह का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मौजूद है. अगर हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखें तो हमें वहाँ पर प्लेन्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, हिल्स और प्लेट्यूज सब मिलेंगे. इसके अलावा कोस्टल एरियाज भी हैं अरेबियन सी के साथ, और माउंटेन्स में भी कराकरम की रेंज मौजूद है नॉर्थ पार्ट ऑफ पाकिस्तान में. You can see some beautiful views of Pakistan here. This diversity contains diversified habitats and landscapes that support a rich biodiversity of both fauna and flora, animals and plants respectively. Arid and semi-arid regions covering almost 80% of the total land area of the country possess significant portion of country's biodiversity. During the last 2-3 decades, a number of animal and plant species have become threatened or endangered, mainly due to overexploitation and loss of natural habitat. Factors like deforestation, overgrazing, soil erosion, salinity, and waterlogging are posing major threats to the remaining diversity of the country. The continuing loss of forest habitat with its association fauna and flora will have serious implications for the nation's other natural and agricultural ecosystems. To overcome all these problems, biodiversity should be paid attention in order to save the organism from being endangered. Conservation simply is the way of caring, saving the species inhabit on earth from dangers. बेसिकली हो क्या रहा है कि जो डाइवर्सिटी आ रही है उसके अंदर जितनी भी हैबिटेट्स और लैंडस्केप आ रही हैं वो सपोर्ट कर रही हैं फ्लोरा और फौना दोनों को. लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं कहीं जो है वो लास्ट 2-3 डिकेड से जो एनिमल प्लांट की जो स्पीशीज़ हैं वो थ्रेटेंड हो रही हैं, एंडेंजर्ड हो रही है. किस वजह से कि कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या उनकी नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं. तो इसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. कंजर्वेशन है क्या? कंजर्वेशन सिर्फ एक वे है जिसमें हम केयरिंग करते हैं, स्पीशीज़ को सेव करते हैं और अर्थ को डेंजर से बचाने की कोशिश करता है. Reasons to conserve biodiversity. Biologists warn that global ecosystem would be collapsed if biodiversity continues to be reduced at the same rate. Biologists ने already warning दे दी है कि global ecosystem जो है वो collapse हो सकता है अगर इसी तरह से biodiversity जो है वो reduce होती रही. Therefore, it is mandatory to conserve life on earth in order to make nature stable. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम life को conserve करें अर्थ के ऊपर ताकि nature जो है वो stable रहे. Some of the key points are highlighted below. Humans should conserve biodiversity because of its benefit, for example, services and biological resources, which are essential to live our life on earth. ह्यूमन को जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, लाइक सर्विसेज हो गई या कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं अर्थ पे लाइफ गुजारने के लिए. बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशीज कैन ईजिली सर्वाइव इन देयर हैबिटेट. If the one will not conserve the biodiversity, so food chain and ecosystem will be imbalanced. Biodiversity boost करता है ecosystem productivity को, जहाँ पर हर स्पीशी इजिली सर्वाइव कर सकता है अपनी हैबिटेट में. अगर कोई एक भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करता तो फूड चेन और इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो सकते हैं. With more plants, trees and animals, the soil improved and became stronger, less prone to erosion, drought and flooding. अगर हम ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे, एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे तो उससे सॉइल भी इम्प्रूव होगी और स्ट्रॉन्गर होगी, इरोजन नहीं हो पाएगा, फ्लडिंग आने से जो है वो का ख़तरा थोड़ा कम हो जाएगा. That showing the data to show the biodiversity at risk. You can see here जो रेड कलर से आपको शो रहा है that are critically endangered, ऑरेंज कलर के endangered है, येलो कलर के vulnerable है. Mammals, birds, reptile, amphibian, fishes, insect, mollusks, plants, सबकी रेशो यहाँ पे शो की गई है. Problems associated to conserve biodiversity in Pakistan. The article from 2009, Biodiversity in Pakistan, Key Issues, identified some of the primary challenges to implement biodiversity action plan that are
Lack of awareness of environmental issues on the part of decision makers in civil society. Environmental की issues की जो awareness है उसकी lackness, weak governance, slow decision making process, inability to conceptualize policy and lack of distinction between public and private interest. ठीक है, weak governance काफी weak थी, decision slow लिया जाता था कि policy बनाने की ability नहीं हो पा रही थी, और एक तरीके से public और private interest के अंदर जो distinction थी उसका lack था. वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कैपेसिटी का वीक होना, लैक ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंसेंटिव्स फॉर परफॉर्मेंस एंड लैक ऑफ फंडिंग. Problems associated to conserve biodiversity due to human intervention. The International Union of Conservation of Nature (IUCN) reported that 75% of genetic diversity of agriculture crops has been lost. 75% of the world's fisheries are overexploited, and 1/3 of the coral reefs are threatened with extinction. Man is the factor which is directly involved in the destruction of biodiversity. The table below shows some of the human intervention in the loss of biodiversity. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बताया था कि तकरीबन 75% जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर की लॉस हो चुकी है. 75% की जो फिशरीज हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट हो गई हैं, और 1/3 कोरल रीफ जो है वो थ्रेटन हो गई हैं एक्सटिंक्शन तक. मैन वो फैक्टर है जो इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है डिस्ट्रक्शन में बायोडाइवर्सिटी के. अब मैं आपको एक टेबल शो कर रही हूँ जो आपको दिखाएगा ह्यूमन इंटरवेंशन इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. You can say that human activities, urbanization or industrialization, overpopulation leads to the need of building, biodiversity is affected. ठीक है, जब ज्यादा पॉपुलेशन होती है बिल्डिंग की जरूरत होती है. सेकेंड इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय, लो रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज. थर्ड इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग. और नंबर 4 इज ओवर हंटिंग, डायरेक्ट किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल. इन सब चीजों से बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है, और इन सबको करने वाला एक ह्यूमन ही है. कॉज ऑफ एनिमल एक्सटिंक्शन, जो ब्लू कलर है वो दिखा रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. पिंक कलर शो कर रहा है हंटिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ इंटेंशनल किलिंग. येलो कलर की अदर कॉज है, और 36% जो है इंट्रोडक्शन टू इन्वेसिव स्पीशीज. इसकी वजह से एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. Climate changes are not the only pressure on our environment. Habitat loss and degradation, pollution, overexploitation, and invasive species also play a significant role in biodiversity decline. These pressures are because of human invading activity. ये सब सिर्फ human की invading activities की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी biodiversity पे काफ़ी फर्क पड़ा और काफ़ी चीज़ें हम जो है वो लॉस कर रहे हैं. Deforestation causes and its effect on biodiversity. Forests cover 31% of the land area on our planet. They produce vital oxygen and provides homes for people and wildlife. Forest land में तकरीबन 31% एरिया कवर कर रहा है. ठीक है, प्लानट, हमारे प्लानट में ये क्या करता है? हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसके अलावा पीपल और वाइल्ड लाइफ को होम भी प्रोवाइड कर रहा है. मैनी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट. जो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड एनिमल है या जो थ्रेटेंड एनिमल है वो फॉरेस्ट में रहते हैं. एंड बिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन इट्स बेनिफिट, और बहुत से लोग उनके बेनिफिट्स पे रिलाई भी कर रहे हैं. Forests offer food, fresh air, clothing, medicine, and shelter. Forests play a critical role in reducing climate change because they act as a carbon sink, soaking up carbon dioxide that would otherwise be free in the atmosphere and contribute to ongoing changes in climate patterns. ठीक है, but man is destroying this natural beauty by cutting them down for his sake and comfort. डिफॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्ट खत्म करना, दरख्तों काट के फॉरेस्ट खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारी जो फॉरेस्ट की जितनी भी जो हमारी एडवांटेजेस हैं वो खत्म हो रही हैं. द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द conservation of for the conversion of forest into non-forest land is known as deforestation. ये जो ट्रीज को कट करना है उसके फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है. यू कैन सी हियर दिस इज डिफॉरेस्टेशन. कैसे लकड़ियां कट की हुई हैं, फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है. Causes of deforestation. Deforestation is done deliberately due to the mining, paper making, urbanization, timber for making roads, and agriculture expansion and livestock breeding. किस वजह से करी जा रही है डिफॉरेस्टेशन? माइनिंग के लिए, पेपर मेकिंग, अर्बनाइजेशन, टिम्बर, रोड्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और लाइव स्टॉक ब्रीडिंग के लिए.
इफेक्ट्स क्या है डिफॉरेस्टेशन के? डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट विद द ग्रेट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी सच एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, which leads to global warming. Temperature will be high, that causes glaciers melting, which is the reason of raising sea level and causes flood. It is also the reason of habitat loss of wildlife, soil erosion, low rainfall due to no transpiration, and also the result of deforestation. डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और फ्लड का खतरा आ रहा है. इसके अलावा वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट लॉस हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, रेनफॉल कम हो रही है, क्योंकि जब प्लांट्स ही नहीं है तो फॉरेस्ट में जब प्लांट्स ही नहीं है तो ट्रांसपायरेशन का रेट है, और इसकी वजह से जो है ये सब जो है डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है. Endangered and extinct species due to human activities such as entertainment or food, animals are becoming endangered. Endangered किसको कहते हैं? जो बिल्कुल आगे जाके खत्म होने का, जिनकी स्पीशीज खत्म होने का रिस्क को, और some have gone extinct, जो ऐसे हैं जिनकी 100% श्योरिटी हो गई है कि अब उनकी स्पीशीज नहीं मिलेंगी. तो कुछ endangered स्पीशीज मैं आपको दिखा रही हूँ. ये सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि ह्यूमन को शौक है कि दे वांट टू प्रे, शिकार करना चाह रहे हैं, वो हंटिंग करना चाह रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए या फूड के लिए, जो एनिमल्स को जो है वो क्या करें एंडेंजर्ड करें, और कुछ तो इसमें से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ एंडेंजर्ड है, यानी आगे जाके इनकी स्पीशीज को खत्म होने का खतरा है. दीज आर सम एंडेंजर्ड एनिमल: लॉग बिल्ड वल्चर, ग्रीन सी टर्टल, स्नो लेपर्ड, मार्को पोलो शीप, यूरोपियन ऑटर, बलोचिस्तान फॉरेस्ट डॉर्माउस, इंडस रिवर डॉल्फिन, एशियन ब्लैक बियर एंड सिंध आइबेक्स, जिसको मार्फोर कहते हैं, जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है. ये सारे एनिमल्स जो है वो एंडेंजर्ड हो गए ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. So these are the topics of this chapter. I hope every topic is clear to you. Now let's look towards In the beginning, living organisms were classified into two kingdoms, plant and animal kingdom. Ernest Haeckel in 1866 introduced three kingdom system. Copeland in 1959 classified living organisms in four kingdoms. Forward Whitaker classified organisms into five kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Carolus Linnaeus gave the concept of binomial nomenclature. Lack of awareness of environmental issues, weak governance are the main problem associated to conserve biodiversity. So these are the main points of of today's lecture. I hope everything is clear to all of you. So that's all for today. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.